नमस्कार। मैं डॉक्टर कैलाश चंद सैनी, सहायक आचार्य हिंदी, श्री कल्याण राजकीय कन्या महाविद्यालय सीकर। विद्यार्थियों के लिए आज मैं छायावाद के ऊपर विचार विमर्श करना चाहता हूँ। आधुनिक काल में छायावाद तीसरा पड़ाव माना जाता है। छायावाद हिंदी कविता में एक नवीन विमर्श के साथ अवतरित हुआ। तो सबसे पहले मैं छायावाद का स्वरूप और विश्लेषण आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। हिंदी साहित्य के क्षेत्र में द्विवेदी युग के पश्चात एक ऐसी स्वानुभूति निरूपिणी तथा सूक्ष्म भावानुगामिनी कविता धारा प्रवाहित हुई जिसमें प्राचीनता एवं रूढ़िवादिता के विद्रोह का तीव्र स्वर भरा हुआ था, जो अपनी रहस्यात्मक भावना, लाक्षणिकता एवं प्रतीकात्मक पदावली, चित्रोपम भाषा, कोमल एवं रमणीय कल्पना के कारण एक नूतन युग का संदेश दे रही थी। छायावादी कविता में श्रृंगार के स्थूल मांसल वर्णन के स्थान पर अतीन्द्रिय एवं मानसिक पक्ष को महत्व दिया गया था और साथ ही सांप्रदायिक रूढ़ियों से ग्रस्त धार्मिकता का तिरस्कार करके सर्वतावाद, मानवतावाद, विश्व बंधुत्व यानी वसुधैव कुटुंबकम आदि की भावनाओं को सर्वाधिक अपनाया गया था। ऐसी कविता को पहले स्पष्ट, गुप्त, गूढ़, छायामयी या सूक्ष्म विचारों का विसृंभण, नीरस, अमानवीय सतहें आदि कहकर तिरस्कार की दृष्टि से देखा गया था। धीरे धीरे पाठकों का दृष्टिकोण बदला और जनता में ऐसी कविताओं को पढ़ने की अभिरुचि जागृत हुई। उसी से छायावाद धीरे धीरे पोषित होता गया। शुरुआत में आलोचकों का दृष्टिकोण छायावादी कविता को लेकर या तो रहस्यात्मक था या छायावाद के अनुकरण पर लिखी गई बंगला कविताओं का नवीन हिंदीकरण। कुछ आलोचक तो अंग्रेजी के रोमांटिज्म की नकल मान विदेशी भावभूमि ही सिद्ध कर दी। प्रसाद ने इसका विरोध करते हुए छायावादी काव्य धारा को भारतीय काव्य परंपरा में विकसित एक नूतन काव्य धारा सिद्ध किया। उन्होंने कविताओं में वेदना के आधार पर स्वानुभूति में अभिव्यक्ति को छायावाद कहा। वस्तुतः छायावाद जहाँ एक तरफ भारतीय सांस्कृतिक परंपरा से निष्पन्न है, वहीं मुक्ति की तीव्र आकांक्षा उसे तत्कालीन सरोकारों की परंपरा से जोड़ देती है। इस तरह छायावादी कविता जिस शक्ति का संकेत है वह बहुत गहरा एवं व्यापक है। उसे समझने के लिए उसके स्वरूप एवं अर्थ, ऐतिहासिक परिवेश, वस्तुगत प्रवृत्तियाँ, शैलीगत विशेषताएं और काव्य की प्रासंगिकता आदि के ऊपर हमें बहुत गहन दृष्टिपात करने के बाद ही विवेचनापूर्ण निष्कर्ष से छायावाद को हम प्रामाणिक सिद्ध कर सकते हैं। छायावाद जो है वह हिंदी कविता के क्षेत्र में प्रथम महायुद्ध, जैसा आप सभी जानते हैं, 1914 से 1918 ईस्वी के आसपास एक विशेष काव्य धारा का प्रवर्तन होता है जिसे छायावाद की संज्ञा दी जाती है। छायावाद विशेष रूप से हिंदी साहित्य के रोमांटिक उत्थान की वह काव्य धारा है जो लगभग 1918 से 1936 तक की प्रमुख काव्य प्रवृत्तियों को अपने अंदर संजोए रखता है। छायावादी भावधारा को परिपोषित करने वाले प्रसाद, निराला, पंत, महादेवी जैसे प्रभृति प्रमुख विद्वान कवि हुए और सामान्य रूप से भावोच्छ्वास से प्रेरित स्वच्छंद कल्पना वैभव की वह स्वच्छंद प्रवृत्ति है जो देश कालगत वैशिष्ट्य के साथ संसार की सभी जातियों के विभिन्न उत्थानशील युगों की आशा आकांक्षा में निरंतर व्यक्त होती रही है। स्वच्छंदता की उस सामान्य भावधारा की विशेष अभिव्यक्ति का नाम ही हिंदी साहित्य में छायावाद पड़ा।
छायावाद हिंदी साहित्य में अपने अपने दृष्टिकोण के साथ शुरू होता है। विभिन्न आलोचकों ने इसकी शुरुआत के लिए भी अपने अपने मत दिए हैं। छायावाद अलग अलग रूप से परिभाषित किया गया। जैसा आप सभी जानते हैं, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने कहा कि जब आत्मा की छाया परमात्मा पर और परमात्मा की छाया आत्मा पर पड़ने लगती है तो छायावाद की सृष्टि होती है। उसी प्रकार से जयशंकर प्रसाद ने कहा कि छायावाद मोती के भीतर की कांति और तरलता है। डॉक्टर नगेंद्र ने बताया कि छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है और स्थूल जो चीज़ें हैं वो हमें दिखाई देती हैं और उनमें हम सूक्ष्म अनुभूतियों के माध्यम से जो कविताएं प्रस्तुत करते हैं वो छायावाद की सृष्टि करती हैं। रामचंद्र शुक्ल जी ने छायावाद का अर्थ हमें दो अर्थों में बताया, एक तो विषय वस्तु के संदर्भ में और एक दूसरा रहस्यवाद के संदर्भ में। रहस्यवाद के संदर्भ में वो कहते हैं कि हम उस अज्ञात और अनंत प्रियतम को आलंबन मानकर स्वानुभूति में अभिव्यक्ति जब करते हैं तो छायावाद की सृष्टि होती है। निश्चित रूप से छायावाद को आरंभ में विभिन्न कवियों ने अलग अलग प्रकार से अपने अपने विचार से उन्होंने इसको संज्ञा दी। कुछ कवियों ने इसका मजाक भी उड़ाया कि इनकी कविताओं की छाया कहीं और पड़ती है, तो इसलिए छायावादी कवियों में, जैसा आप सभी को पता है, मुख्य स्तंभ चार हैं। सबसे पहले जयशंकर प्रसाद जी आते हैं। जयशंकर प्रसाद जी का काव्य सौंदर्य, उनकी नाट्य शिल्प की कला, उनकी कहानियाँ और उनके जो आत्मकथ्य हैं उनसे छायावाद को उन्होंने परिपोषित किया। जयशंकर प्रसाद ने कामायनी जैसा महाकाव्य लिख करके हमारे हिंदी साहित्य को एक कालजयी कृति दी जो पूरे विश्व में पढ़ी जाती है। इसलिए छायावाद की मूल विशेषताओं का दिग्दर्शन हमें कामायनी में होता है। कामायनी एक ऐसा महाकाव्य है जो शैव दर्शन के प्रत्यभिज्ञ दर्शन पर आधारित है और उसमें आनंदवाद, अखंडवाद, समरसतावाद, नियतिवाद आदि सिद्धांतों को प्रस्तुत किया गया है और मानव सभ्यता का विकास कैसे हुआ उसको श्रद्धा और मनु के माध्यम से रूपक तत्व के आधार पर प्रस्तुत किया गया है। कामायनी 1935 में प्रकाशित हुई थी और छायावाद का समापन 1936 में होता है, लेकिन 1935 की कामायनी ने जयशंकर प्रसाद की प्रसिद्धि को अक्षय कर दिया। आज भी कामायनी एक कालजयी कृति है जिसको महाकाव्य की संज्ञा दी जाती है और कामायनी के माध्यम से हम हमारी मानव सभ्यता का विकास मनु और श्रद्धा के माध्यम से किस प्रकार से होता है वह हम कामायनी के 15 सर्गों के माध्यम से पढ़ते हैं। जयशंकर प्रसाद की नाट्य कला की बात करें तो निश्चित रूप से जयशंकर प्रसाद ने अनेक नाटक लिखे। उनके नाटक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से प्रेरित हैं। उन्होंने अजातशत्रु, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुवस्वामिनी, एक घूंट, जन्मेजय का नाग यज्ञ आदि ऐसे ऐतिहासिक नाटक लिखे जिसके माध्यम से तत्कालीन संस्कृति का हमें पता चलता है और वर्तमान में उनकी प्रासंगिकता भी महत्वपूर्ण दिखाई देती है। इस प्रकार से जयशंकर प्रसाद की जो नाट्य कला है वो उनके नाटकों के माध्यम से हमें दिखाई देती है। कहानी लेखन में भी जयशंकर प्रसाद का
अमूल्य योगदान है। इन्होंने लगभग आकाशदीप, आंधी, इंद्रजाल आदि कहानी संग्रह लिखे और लगभग 300 कहानियाँ लिखी, जिनके माध्यम से जयशंकर प्रसाद की गद्य लेखन में भी अच्छी दखल दिखाई देती है। तो छायावाद की चर्चा हम इसी प्रकार करते रहेंगे। आगामी वीडियो में आपके लिए हम निराला जी, पंत जी, महादेवी जी के काव्य सृजन के ऊपर विचार विमर्श करेंगे। धन्यवाद।